बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, अगर हम कल की बात करें, कल से लेके आज दोपहर तक तमाम टेलीविजन स्क्रीन पर एक ही खबर जीनत बनी हुई थी कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ का आगाज़ होने वाला है। शायकीन काफ़ी पुरजोश दिखाई देते हैं। नेट प्रैक्टिस की गई है और उसके बाद मैदान आबाद होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे पाकिस्तान पर खुल चुके हैं। एक खुशाइन बात है और आने वाली टीमें भी पाकिस्तान में आएंगी तो पाकिस्तान में भी क्रिकेट को फ़रोग़ मिलेगा और दुनिया में एक मुस्बत पैगाम जाएगा। लेकिन आज जब टॉस का वक्त था तो उसी वक्त एक खबर आती है कि न्यूजीलैंड टीम को थ्रेट है, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड ने वापस जाने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म जसिंडा आर्डर्न से टेलीफोनिक रब्ता किया, उन्हें यकीन दहानी करवाई कि हमारी एजेंसीज दुनिया की बेहतरीन एजेंसीज हैं, बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। लेकिन उन्होंने वापसी पर बजिद रहकर इस पूरे खेल को सबूताज कर दिया। तो क्या आने वाले दिनों में खेल को फरोग मिल सकेगा? यह फैसला ऐसे वक्त में क्यों हुआ, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? इसी से आज गुफ्तगू का आगाज करेंगे। हमारे पैनल में मौजूद है सहाफ़ी और तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राव खालिद साहब ने, सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने, और साबिक क्रिकेटर और साबिक कोच जावेद मियादाद साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। राना साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगा। आपको मुहर्रिकात क्या लगते हैं? एक ऐसा वक्त कि जब सानिया क्राइस्ट चर्च हुआ, बांग्लादेश की टीम न्यूजीलैंड के अंदर मौजूद थी, लेकिन उसी दिन उन्होंने वापस जाने का इरादा नहीं किया, बल्कि अगले दिन न्यूजीलैंड ने यह कहा कि आप मुल्क छोड़ दें, यही बेहतर होगा। तो फिर पाकिस्तान के अंदर तो कोई चिंगारी भी नहीं थी, तो फिर यह फैसला क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। यह सर बदकिस्मती है कि पाकिस्तान जिससे दहशतगर्दी का खात्मा हो गया, पाकिस्तान जिसमें पाकिस्तान में होने वाली जो लीग थी उसमें दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने शिरकत की, बेहतरीन तरीके से मैच हुए, पाकिस्तान के अंदर हर इवेंट बेहतरीन तरीके से हो रहा है। और वो पाकिस्तान कि अभी अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल में इस मुल्क को महफूज तरीन मुल्क समझते हुए अमरीकी फ़ौजी यहाँ पे उतरे, गैर मुल्की सफ़ीर यहाँ पर आए, गैर मुल्की सफ़ीरों के साथ गैर मुल्की सफारतखानों का अमला यहाँ पर आया, पाकिस्तान आने के लिए बेइंतहा लोग यहाँ पर पहुँचे, हज़ारों की तादाद में आए और महफूज तरीन तरीके से आए, महफूज तरीन तरीके से अपने वतन को, अपने ममालिक को वापस गए। और वो उन ममालिक के लोग हैं जो इस वक्त सुपर पावर्स हैं, जो बड़ी कुव्वतें हैं, तो उन सब के लिए तो ये मुल्क महफूज तरीन मुल्क हुआ, उनके लिए तो ये मुल्क बेहतरीन मुल्क है। और न्यूजीलैंड की वो टीम जो जिस दिन पहुंचती है, नेट प्रैक्टिस करती है, जिस दिन वह जॉइंट कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बाद उनकी वहाँ पे खुशी खुशी वो कहते हैं जी हम तो खुश हैं बड़े, अचानक वो क्या हो गया? देखिए, अचानक एक आलमी साजिश का शिकार हो गया। कोई थ्रेट कॉल नहीं, पाकिस्तान की एजेंसियाँ दुनिया की बेहतरीन एजेंसियाँ हैं, पाकिस्तान के अदारे दुनिया के बेहतरीन अदारे हैं, और ये ऐसा इंतज़ाम किया गया था। अचानक मैच के दिन, मैच की सुबह 8, साढ़े 8, 9 बजे अचानक कौन सी थ्रेट्स कॉल आ गई और किस नंबर पे कॉल आ गई, किसको कॉल की गई, क्या उसे कहा गया? अगर वज़ीर आज़म कहते हैं, अगर न्यूजीलैंड के किसी ज़िम्मेदार कहते हैं हमें पता चला, तो आपको अपने जिस मुल्क में आप गए हैं वहाँ की एजेंसीज पे आपको एतमाद करना चाहिए था। उस मुल्क का वज़ीर आज़म आपको कह रहा है कि हम आपको गारंटी दे रहे हैं। असल मामला यह है यासर कि इंटरनेशनल माफिया जो पाकिस्तान से बदला लेना चाहता है, जो पाकिस्तान से बाकी मामलात में बदला लेना चाहता है, उसने ये साजिश की। इसके पीछे भारत है, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, और इसके पीछे एक वो मुल्क भी है जिसकी तरफ से बार बार आ रहा है कि जनाब हमारे राब्ते नहीं हुए। किस मुल्क का बड़ा ज़िम्मेदार जो है उसने किस से रब्ता किया, ये भी बड़ी हकीकत सामने आ गई है। चंद दिनों में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगे, लेकिन अफसोस से कहा जाता है कि पाकिस्तान के साथ दुश्मनी को पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ दुश्मनी करार दिया गया, और वो इंटरनेशनल कुफ्ते जो हमें नहीं शिकस्त दे सकी, जो हमें नहीं तबाह कर सकी, जो हमारे हाथों से शिकस्त खा गई, उन्होंने क्रिकेट को बीच में ला के और उन ममालिक को इस्तेमाल किया। और ये खाली टीम नहीं, न्यूजीलैंड की हुकूमत इसमें इस्तेमाल हुई है, और कुछ ताकतों ने क्या लालच दिया है, क्या प्रेशर डाला है, ये सब कुछ आपके सामने।
जावेद मियांदाद साहब, आप क्या राय रखते हैं? आपके कुछ पुराने साथी ये कहते हैं कि न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क नहीं है कि जो इस तरह के फरेब में आ जाए, इस तरह की कुव्वतों के हाथों में चले। वो खेल को सियासत से बालाए ताक रखते हैं। लेकिन हैरत अंगेज बात यह है कि ऐन मौके पर आपको सिक्योरिटी थ्रेट्स हों और आप इंटेलिजेंस शेयरिंग में ना करें, यह तो फिर एक सवालिया निशान बनता है। बिल्कुल, अभी भाईजान ने भी सारी चीजें तो कवर की हैं, बताया है। बिल्कुल, कभी क्रिकेट की हिस्ट्री में इस किस्म की चीज नहीं हुई है। लेकिन क्रिकेट का जो माहौल होता है हमेशा क्या है कि दो बोर्ड्स होती हैं और दोनों बोर्ड्स जो है ना आपस में एक है ना वो बना हुआ होता है स्केड्यूल। वे पूरी दुनिया के साथ आप अटैच होते हैं कि हमने है ना न्यूजीलैंड कब जाना है, न्यूजीलैंड ने कब आना है, पाकिस्तान टीम में ऑस्ट्रेलिया कब जाना है। ये ऑलरेडी ये आईसीसी से बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आईसीसी को इसमें आना पड़ेगा इन चीजों में, क्योंकि आईसीसी जो है वो पूरे दुनिया की क्रिकेट की एक वो है मतलब इनके थ्रू सारी चीजें होती हैं। सारी चीजें जितने भी यानी कि जो भी उठक पटक होती है या कोई भी डिसीजन लेना होता है तो सारी दुनिया की बोर्ड मिल के या आईसीसी है। तो आईसीसी को ये चीज लेना पड़ेगी और इसके अंदर आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये सबसे पहले कि ये चीज ये इन्होंने किया कैसे। ये यानी कि एक टाइम पे आप कुछ कहते हैं, दूसरे टाइम पे आपने विद इन अ टाइम जो है आपने ना एकदम पैकअप कर दिया और जी बस खत्म हो गई सारी बात ना। ऐसे कभी भी क्रिकेट में हुआ नहीं है। जो भी आपको अगर शुभात होते हैं ये होते हैं वो एक कंट्री में आप जा रहे हैं, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होता है, पाकिस्तान की हर चीज यहाँ पर है। इसी तरह हम जब न्यूजीलैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड में कुछ होता है तो ऑब्वियसली वी एक्सपेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम देयर गवर्नमेंट। तो ये जो एकदम आया है डिसीजन, ये अनएक्सपेक्टेबल है एक तो, और ये समझ से बाहर है कि ये चाहते क्या है और किसकी कहने पे इन्होंने ये चीज की है। जावेद मियांदाद साहब, आप क्या समझते हैं किसके कहने पे किया होगा? पता आपको भी है, पता हमें भी है, हम चाहते हैं कुछ ना कुछ चीजें बाहर निकले। आप क्या समझते हैं इसके पीछे कौन होगा? लोग बिल्कुल ऐसा समझ रहे होंगे इंडिया में क्या है, इंडिया की इतनी पावर नहीं है। ये बड़ी लंबी चौड़ी कुछ हुआ है जिसमें ना इनको कन्विंस किया या इनके ऊपर जो इनके प्राइम मिनिस्टर, मेन तो चीज प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड वहाँ के जो है उनके ऊपर है कि उनसे पूछा जाए कि भाई ये आपने स्टेप और डिसीजन कैसे लिया। क्रिकेट इज ना बिल्कुल अवे होती है गवर्नमेंट जब एसेस करती है बस उनको वॉट एवर जो हेल्प कर सकते हैं वो करते हैं। बाकी इस बिटवीन द टू बोर्ड्स होता है, जैसे वहाँ की बोर्ड और ऑस्ट्रेलिया लाइक न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये इनकी बोर्ड बड़ी स्ट्रांग है, वो गवर्नमेंट को नहीं मानती है। मगर ये चीज डेफिनेटली लगता है कि जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर ने भी जो आगे स्टेप लिया है, इसका मतलब शी इज आल्सो इन्वॉल्व। यानी आपकी नजर में एक स्ट्रांग लॉबी थी जिसके कन्विंस करने पर उन्होंने ये फैसला किया। राव साहब, समझ से बालातर बात है कि टीम आती है, उसके खिलाड़ी ट्विटर अकाउंट पे एक ऑफिशियल पैगाम देते हैं कि हमारे आगे पीछे सिक्योरिटी बेहतरीन है, कमांडोज हैं, तो हम खुद को महफूज तस्वुर कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेशन होता है, टॉस के वक्त ये फैसला होता है कि हमें एक कॉल आई कि टीम बाहर निकलेगी तो उस पर हमला हो जाएगा। जब आप इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं कर रहे तो फिर आप उन पे यकीन 3 दिन पहले कैसे कर सकते थे? बिल्कुल सही बात है यासिर। देखिए, एक तो इसका है पहलू सिक्योरिटी का, उस पर अगर हम गौर करें तो जिस मुल्क का नाम ये नहीं ले रहा है, मैं ले देता हूँ, बरतानिया के हाई कमिश्नर जो हैं वो सफाइयाँ दे रहे हैं। कोई इल्ज़ाम लगाया कि बरतानिया ने शायद कोई इंटेलिजेंस शेयरिंग की थी, और अपनी सफाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डाउट। जी सफाई उन्होंने दी थी और उसके बाद मैं तो यकीन करता हूँ उनकी सफाई पे, लेकिन जिस तरह से फुर्ती से उन्होंने रेड लिस्ट से पाकिस्तान को निकाला 4 घंटे की सोशल मीडिया बैशिंग के बाद, उससे लगता है कि उनको अंदाज़ा हो गया था कि बहुत सीरियस डैमेज होने जा रहा है और लोग यकीन कर रहे हैं इस बात के ऊपर। किस हद तक दुरुस्त है ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। सफाई मैं और पहलू से बात करना चाह रहा हूँ। क्रिश्चियन टर्नर साहब सारे मुल्क में दंदराते फिरते हैं, उनका स्टाफ दंदराता फिरता है, उनकी यहाँ पे प्रेस की जो खातून है वो दंदराती फिरती हैं पूरे पाकिस्तान में। इसी तरह से दूसरे सफारतकार जितने हैं, फिर हमारा हाई परफॉर्मेंस सेंटर के जो हेड हैं न्यूजीलैंड के हैं
वो इतने अरसे से यहाँ पे हैं। और बहुत सी डिग्निटीज़ यहाँ पे आई। पाकिस्तान में साउथ अफ्रीका की टीम होके गई है, जिम्बाब्वे की होके गई है, वेस्ट इंडीज़ की होके गई है, इतने दौरे हुए, PSL हुआ है। तो वो सिक्योरिटी थ्रेट वो सिर्फ आज के दिन के लिए रखा हुआ था उन्होंने, और वो भी बिल्कुल 11th आवर पे उन्होंने करना था। ये सारी एक झूठ का पलंदा है सिक्योरिटी थ्रेट वाला। और उस झूठ का पलंदा इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि वो सोर्स बताने को कोई तैयार नहीं है। अभी बहस ये चल रही है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड पे कहा जा रहा है, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं उन्होंने फैसला किया है और हम उनके फैसले को ओन करते हैं। वो कह रहे हैं जी हमें हुकूमत ने कहा है कि जी आप थ्रेट है तो आप वापस आ जाए। तो अभी तो उनको खुद पता नहीं है कि कहाँ से ये थ्रेट आई थी और किसने ये थ्रेट दी थी। दूसरा पहलू इसका जो है, पाकिस्तान के लिए तो जो सूरत हाल पैदा हुई सो हुई, और वो यकीनन राना साहब दुरुस्त फरमा रहे हैं, लॉबिंग हो रही है। यूरोपियन पार्लियामेंट की करारदाद भी आप देख लें जिस तरह से उन्होंने किया। एंथनी ब्लिंकन ने जो स्टेटमेंट दिया सेनेट कमेटी के सामने, तो बदनीयती जाहिर हो रही है, धड़ाधड़ जाहिर हो रही है और बड़ा वाज़ेह तरीके से सामने आ रही है। लेकिन जो लोग खुश हो रहे हैं इस बात पे कि पाकिस्तान को आज इसके लिए कोई हजीमत उठाना पड़ी है, मुश्किल हुई है, ये एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंट, बड़ी गंदी प्रेसिडेंट सेट हो गई है कि आप किसी भी मुल्क के दौरे पे किसी भी स्पोर्ट्स की टीम होगी या कोई भी इवेंट हो रहा होगा, कोई एक मुल्क उठ के कहेगा कि जी मुझे रात को फ़ोन आया है कि आपको तो थ्रेट है, और मैं ये नहीं बताऊंगा किसने फ़ोन किया है और किस किस्म की थ्रेट है। तो ये इंतहाई, मैं कहता हूं कि गैर जिम्मेदाराना हरकत है दो पहलू से। एक तो ये कि यूनिलैटरली उनको ये डिसीजन लेने से पहले, जब पाकिस्तान हाईएस्ट लेवल पे आपको यकीन दहानी करा रहा है, प्राइम मिनिस्टर खुद फ़ोन करके बता रहे हैं आपको, और आपको पता है 3-4 दिन से आप देख रहे हैं आपकी मूवमेंट डेली हो रही है उसी रूट के ऊपर, उसी ग्राउंड में जाके आप खेलते हैं और उतनी देर ही खेलते हैं जितनी देर आपने मैच खेलना था। तो वो बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये हमें नहीं बताएंगे कि थ्रेट क्या थी, अगर वाकई सीरियस थ्रेट है, तो हमारा राइट है ये जानना कि कौन लोग थे, कि हमारे मुल्क के अंदर कोई ऐसा ग्रुप घुस आया है, कोई सुसाइड बम्बर आ गया है, कोई और इस किस्म की प्लानिंग कोई कहीं पे हो रही है। अगर सुबह के वक्त ये थ्रेट मौजूद था तो वो यकीनन उसी इस्लामाबाद की कम से कम किसी नज़दीकी विसिनिटी में वो एलिमेंट मौजूद है जो ये हरकत करना चाह रहा था। तो ये हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म होगा अगर हमारे साथ वो शेयर नहीं करते। एक मज़हक़ का बुनियादी तौर पे बयान है कि हमें मालूम नहीं, हमारे सिक्योरिटी इदारों को मालूम नहीं, हमारी इंटेलिजेंस को मालूम नहीं, लेकिन ये न्यूजीलैंड को मालूम है कि थ्रेट मौजूद है। तो भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं? आईसीसी की सिक्योरिटी टीम आती है, न्यूजीलैंड की सिक्योरिटी टीम आती है, क्लियरेंस मिलने के बाद पूरी टीम पाकिस्तान आ जाती है, 3 दिन वो पुरतहफ़्फ़ुज़ अपने आप को महसूस करते हैं। एक ऐसा वक्त कि जब मैच शुरू होना है उसी वक्त वो मुंह फेर लेते हैं। चहमगोइयां क्या हो रही हैं इस्लामाबादी हलकों में? यासिर, देखिए दुनिया क्रिकेट के अंदर जिस तरीके के साथ आज का ये मैच और सीरीज़ मनसूख की गई, ये एक अनोखा कारनामा है। इस्लामाबाद के अंदर अगर मैं आपको सूरत हाल से आगाह करूं, जब से न्यूजीलैंड की टीम इस्लामाबाद के अंदर 5 स्टार होटल में क्याम किया, यहाँ से डेली ये प्रैक्टिस के लिए रावलपिंडी जाते रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम रहे हैं। जब ये मैंने खुद, चूंकि रेड जोन में पार्लियामेंट, यहीं से गुजर के हम पार्लियामेंट हाउस जाते हैं और मुख्तलिफ सेक्रेटेरिएट में जाते हैं, या इस रूट जब टीम यहाँ से मूव करती है, होटल के अंदर भी जिस लेवल के सिक्योरिटी के इंतजाम थे, हाई लेवल के इंतजाम थे, फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम, होटल से निकलने के बाद क्रिकेट ग्राउंड तक पहुंचने में रास्ते में ऐसे इंतजाम थे जिससे हम सिक्योरिटी में एक ऐसी टर्म यूज करते हैं कि यहाँ चिड़िया पर नहीं मार सकती, ऐसे इंतजाम थे। इसके अलावा मैंने कुछ सिक्योरिटी माहिरीन से बात की कि जब कोई किसी ने कोई अचीवमेंट करनी होती है तो उनको क्या जरूरत थी कि जिस दिन मैच होना था उस लम्हे चांसेस नहीं होते कि मैच कुछ घंटे डिले जरूर होता है, क्योंकि दोनों साइड से सिक्योरिटी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स होते हैं। उस दिन जाके सीरीज मनसूख करवाना नामुमकिनात में शामिल होता है, क्योंकि सिक्योरिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी वहां पर मौजूद होती है। अगर किसी ने ये अटेम्प्ट करनी थी तो ड्यूरिंग जब प्रैक्टिस मैच था वह कोई ना कोई ऐसी अटेम्प्ट करता ताकि ये सीरीज मनसूख हो, उस वक्त भी सिक्योरिटी के ऐसे इंतजाम थे कि ऐसा कुछ नहीं हो सका। कुछ ताकतों के मजमूम मकासद थे, उनको अचीव करने के लिए दुनियाई क्रिकेट के अंदर उन्होंने एक धब्बा वहां पर लगा दिया है। उसके साथ साथ आईसीसी और उसके साथ न्यूजीलैंड के क्रिकेट बोर्ड को भी इस मामले को देखना चाहिए कि जब दोनों साइड से इंटेलिजेंस शेयरिंग का ऐसा लेवल मौजूद था, जब आपसे कहा जा रहा है कि आप इंटेलिजेंस शेयरिंग कीजिए, कौन से ऐसे आपके पास प्रूफ थे जिसकी वजह से आपने ये मैच मनसूख किया, सीरीज मनसूख की? कोई जवाब नहीं है। तो वही ताकतें जिनका पाकिस्तान का 15 अगस्त 2021 से पाकिस्तान का जो किरदार सामने आया, दुनिया ने रियलाइज किया कि पाकिस्तान ने किस लेवल का मुल्क होने का सबूत दिया है। 15 अगस्त के बाद दुनिया की आलमी ताकतों को बशमूल भारत जिस तरीके के साथ
खाक चाटना पड़ी, ये सबको इस मामले की तकलीफ थी और ये चाहते थे कि अब हम दुनिया को बावर कराएं कि पाकिस्तान अभी भी महफूज मुल्क नहीं है। पाकिस्तान महफूज मुल्क है, पाकिस्तान के इदारे दिन रात जाग रहे हैं, कौमी सलामती के इदारे अपनी जिम्मेदारी तनदही के साथ इंजाम दे रहे हैं, जिसकी रिफ्लेक्शन दुनिया के सामने जा रही है। आप इस तरह के साजिशों से पाकिस्तान का इमेज मजीद मुतासर नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने जिस जिम्मेदारी का सबूत दिया, दुनिया ने उसके अपनी आंखों से देखा है। वो जो पिछले एक दुनिया उसका एतराफ करे या ना करे ये तो दुनिया के अपने ऊपर मुनहसर है, लेकिन पाकिस्तान ने अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। जावेद मियांदाद साहब, एक सवाल है, आप उसको किस नजर से देखते हैं कि वो टीम जिसे सिक्योरिटी थ्रेट है, वो टीम एक रात पाकिस्तान में रहेगी और अगले दिन रवाना होगी। एक रात के लिए पाकिस्तान महफूज है, खेल खेलने के लिए पाकिस्तान महफूज नहीं है। नहीं, ये बिल्कुल आप देखें, ये जो इन्होंने अभी किया है, आप ये लोग जो है डिफरेंट रंग दे रहे हैं। हालांकि सीधी टीम तो आई हुई थी, टीम खेल भी रही है, खेल की भी गए और प्राइम मिनिस्टर सडनली ये चीजें हो गई, तो इसका मतलब मस्ट बी समथिंग इन्होंने पॉलिटिक्स या किसी ने कुछ इस तरीके से इनको ब्रीफ किया, बोला, गलत बोला और इस तरीके से ये एक तरीके से साजिश है। क्योंकि क्रिकेटर, मुझे भी क्रिकेटरों को मैं जानता हूँ जितने भी हैं, ये वो क्योंकि क्रिकेट को तो पता भी नहीं होगा, यानी कि एक सडनली आप ना आपकी प्राइम मिनिस्टर जो उसने कहा भाई साइड पे हो जाओ, ये हो जाओ, यानी कि उन्होंने कोई मतलब इसका मतलब ये था कि ऑलरेडी एवरीथिंग वाज सेट, तो उन्हें ये करना था और कर दिया। हालांकि जैसे अभी भाईजान भी बता रहे थे अभी, वो यही है कि यार हर चीज तो आपके सामने थी और कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और कभी भी आप जाते हैं जिस कंट्री में, अगर वहाँ की गवर्नमेंट और वहाँ के है ना प्राइम मिनिस्टर और इस लेवल पे लोग अगर बोल दें तो उसके बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद सिक्योरिटी की कोई आदमी बात भी नहीं करता। मगर ये एक साजिश लगती है और इंशाल्लाह ये सब पता चल जाएंगे। अगर इन्होंने, क्योंकि इनको न्यूजीलैंड की टीम को इतना बड़ा आप सोचो भी नहीं, एक छोटा सा मुल्क है और क्या इनकी क्रिकेट क्या है, हमारी क्रिकेट इज मच बेटर और इंशाल्लाह रहेगी। अगर ये चाहते हैं आते हैं, इससे पहले भी हुआ है मगर कभी कोई ऐसी चीज नहीं होती, मगर ये चीज आज नहीं कल नहीं, ये निकल जरूर आएगी कि अगर जब इनके पास में लोग नहीं जाएंगे खेलने, जब पाकिस्तान में नहीं जाएगा खेलने, तो फिर ये करेंगे क्या बैठ के। ये सारी कंट्री क्रिकेट को अगर नहीं एक दूसरे को हेल्प करेंगी तो फिर क्रिकेट खेलने का मुल्क में अपनी अपनी वो फायदा क्या है, कुछ भी नहीं है। जावेद मियांदाद साहब, इसके बाद इंग्लैंड का दौरा, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया का दौरा मुतवक्के था, आप क्या समझते हैं कि इस मामले के बाद क्या इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है वो पाकिस्तान आएंगे? देखिए, आना चाहिए और इसके अंदर आईसीसी को बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा। अगर ऐसे तो आए दिन आप है ना, मतलब कोई भी आके कहता है जी मुझे यूं आया, मुझे ये फोन आया, और ऐसे तो कोई कि भाई हमने भी खेली, हम ऐसी जगह जाके इंडिया में खेले जब तक थ्रेट होती थी, क्या क्या नहीं था दुनिया में, क्योंकि जब तक कुछ होता नहीं, आप अपनी कंट्री ऑफ बोर्ड जो होती है, जैसे पाकिस्तान बोर्ड है, न्यूजीलैंड बोर्ड है, इनको ये अगर आप कहते हैं कि आप चाहें खेलें, अब जब कोई हो तो सामने वाली कंट्री आपको एक एश्योरेंस भी दे सकती है ना। मगर आपने अपना माइंड सेट किया हुआ है कि खेलने लिए कोई और मकसद है, तो उसका तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हम अभी फिल वक्त जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि फौरी तौर पे कोई डिसीजन हुआ होगा। राना साहब, ये है दी संडे गार्डियन, तारीख है अगस्त 21, 2021, लिखने वाले हैं अभिनंदन मिश्रा, भारत से ताल्लुक है इनका। वो लिखते हैं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम में फेस टेरर अटैक इन पाकिस्तान। ये 1 महीना कबल है। भारत का एक शख्स ये लिखता है कि टेरर अटैक का सामना करना पड़ सकता है। तो फिर ये देखिए कि न्यूजीलैंड को उस वक्त मालूम नहीं था जब 1 महीना पहले ये पब्लिश हुआ, ये उस वक्त भी मालूम नहीं था जब वो पाकिस्तान आना चाह रहे थे, ये उस वक्त भी मालूम नहीं था जब हमारे इधर नेट सेशन हो रहे थे, ये उसी दिन मालूम पड़ा कि जिस दिन मैच शुरू होने वाला। आप तो ये करें, मुझे एक बात बताएं, सुबह 7:30 बजे ऑन रिकॉर्ड है ना, सुबह 7:30 बजे भारतीय मीडिया ने शोर डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले मैच में दहशतगर्दी का खतरा है। उन्होंने शोर डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस श्रीलंकन टीम वाला ड्रामा दोबारा होने जा रहा है। ये बाकायदा इंडियन टीवी पे चलता रहा है। उन्हें ख्वाब आ गई
उन्हें कहां से पता चल गया? उनके अपने 9 सूबों के अंदर दहशतगर्दी चल रही है, उनके अपने 9 सूबों में सब का मामला खराब हुए हैं, उनको वहां से तो कोई पकड़ा नहीं जा सकता उनका। उनकी इस चीज की ख्वाब आ गई। और दूसरा न्यूजीलैंड, जहां पर एक जालिम शख्स चर्च पे हमला करता है, लाइव दिखाता है, इनकी अपनी इंटेलिजेंस जो है उसको पता नहीं चलता, इनकी अपनी पुलिस को पता नहीं चलता, और पाकिस्तान में उनकी टीम को थ्रेट मिला है, उनको वहां पे पता चल गया। या सर ये एक इंटरनेशनल साजिश थी। आप गौर करें, आज के दिन ही यूरोपीय पार्लियामेंट में क्या हुआ, आज के दिन ही ये मामला क्यों हुआ? अगले महीने FATF का इजलास है, आपके पास एक बड़ा अच्छा आपको जवाब मिल जाएगा जी क्रिकेट के लिए महफूज नहीं है पाकिस्तान, वहां पे फलां होता है, वो FATF में जनाब ये फिर किस तरह हम इनको क्लियर कर दें? या सर ये वो कुव्वतें जिनको अफगानिस्तान में शिकस्त हुई, वो कुव्वतें जो ये देख रही हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर अमन में अपना किरदार अदा कर रहा है, वो कुव्वतें जो दे रही हैं कि खित्ते का एक बहुत बड़ा हिस्सा चाइना, रशिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सारे जो हैं ये पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं और पाकिस्तान से आगे मुशावरत कर रहे हैं अफगानिस्तान के हवाले से, जो देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक दहशतगर्दी के हाथ में अपना किरदार अदा कर दिया है। तो अब उन कुव्वतों को और कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने पहली हमें चोट ये लगाई, लेकिन ये चोट भी इंशाल्लाह इसका हल भी नहीं कराएगा। और उसके बाद उन्होंने यूरोपीय यूनियन के अंदर जो किया उसको भी आपने देख लिया, और आने वाले दिनों में मजीद वो अपनी हरकतें करेंगे। लेकिन पाकिस्तान, जिस तरह जोहिद मियां साहब ने कहा, पाकिस्तान क्रिकेट बहुत बड़ी है, हमारी टीमें जीत कर साबित करेंगी कि दुनिया की साजिश जो है ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह यकीन है कि पाकिस्तान टीमें आएंगी भैया सर। और ये क्लियर है कि भारत जैसे मुल्क जहां पे सुबह से चल रहा, आपने तो 1 महीना पहले का दिखा दिया ना, सुबह उनको किस तरह पता चल गया? कौन सी उनके पास जिन्नात है जो अपने मुल्क में दहशतगर्द पकड़ नहीं सकते और पाकिस्तान के हवाले से उन्हें ख्वाब आनी शुरू हो जाती है? ये इंटरनेशनल स्टैब्लिशमेंट इसमें मुलव्वस हो, ये प्रोपेगेंडा हो, आने दिनों में ये वाजे कर पाएगा कि पाकिस्तान कितना पुरअमन मुल्क है और हम खित्ते की बदलती सूरत हाल के अंदर कितना अहम मोहरा हैं। कभी ना कभी तो आप तस्लीम करेंगे। बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इसी पे मजीद भी बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन कर चुके हैं साबिक क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब। सरफराज नवाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सरफराज नवाज साहब, आज का जो वाकया हुआ, जिस तेजी के साथ वापसी का इरादा किया गया, वज़ीर आज़म की यकीन दहानी को भी ना माना गया, हम ब्रेक से पहले भी इसी पे गुफ्तगू कर रहे थे। सबसे पहले आपकी राय जान लेते हैं कि आज के वाक़े पे आप राय क्या रखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। देखें, आज का जो वाकया हुआ है ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान के लिए बहुत डैमेजिंग हुआ है, और ये साबित किया है न्यूजीलैंड ने कि पाकिस्तान में काफ़ी ख़तरनाक मुल्क है। इस तरह की चीज़ें जो उन्होंने टीम वापस बुलाई है, हालांकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड को पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर से बात करनी चाहिए थी पहले कि ये हालात हैं तो आप क्या एश्योरेंस देंगे, तो उसके बाद फिर बात चलती है। और ये एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है अगेंस्ट पाकिस्तान। अब आप देखें, पाकिस्तान में अफगानिस्तान के लिए तमाम मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर और दूसरे लोग फौजी वगैरह आ रहे हैं और पाकिस्तान से मिलके फिर अफगानिस्तान जाते हैं। इंडिया का इसको बड़ा दुख है, इसराइल को बड़ा दुख है, अमेरिका अंडर प्रेशर आया हुआ है। तो उन्होंने यही किया कि किसी तरह पाकिस्तान को डिग्रेड किया जाए। तो मेरे ख्याल में ये जो चीज़ें चल रही हैं, इसमें इंटरनेशनल लॉबी, रिसेंटली मैं देख रहा था 2 दिन पहले कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और उसके बाद अमेरिका, इन्होंने एक चाइना के खिलाफ पैक्ट किया है, जिसके ऊपर फ्रांस ने कहा है कि यानी पीठ पे छुरा मारा है। तो इस तरह की चीज़ें इंटरनेशनली भी चल रही हैं। और पाकिस्तान को जो ये एक 18 साल के बाद मैचेस हो रहे थे और 2 घंटे पहले, 1 घंटा पहले आप कह रहे हैं जी कि हालात मुख्तलिफ हैं, जबकि आप कई दिनों से वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद यही टीम बांग्लादेश से होके आई, और उसके बाद देखें जिस वक्त ये PSL हो रहा था, अफगानिस्तान में जंग हो रही थी, इधर दहशतगर्दी ये वो, उसमें सारे इंटरनेशनल प्लेयर आके पाकिस्तान में खेल रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल के एकदम ये कैसे हो सकता है। और पाकिस्तान को न्यूजीलैंड से सख्त
इकदाम करना चाहिए और फौरी तौर पे तल्लुकात भी ख़त्म करें अगर वो दोबारा नहीं आते वापस। जी सही। सरफराज नवाज साहब साथ ही रहेगा, मैं आपकी जानिब वापस आता हूँ। राना साहब, जिस तरह सरफराज नवाज साहब इशारा कर रहे हैं कि जब PSL हो रहा था तब कोई मसला नहीं था, खित्ते के माहौल को देखते हुए भी आप ये देखें कि इस वक्त सिक्योरिटी बेहतरीन दी गई, लेकिन उस सब के बावजूद ये फैसला किया गया। आने वाले दिनों में इंग्लैंड क्रिकेट टीम भी आने का इरादा मुलतवी कर देती है, तो फिर हम किस नहज पे पहुंच सकते हैं, किस फैसले पे पहुंच सकते हैं कि इसके पीछे कौन सी कुव्वत है? देखें, इसके पीछे जो कुव्वतें हैं वो पाकिस्तान के इदारों को पता चल चुका है। इसके पीछे जो कुव्वतें हैं वो पूरी कौम भी जान चुकी है, बल्कि पूरी दुनिया पे या हो चुका है। कुछ वक्त होता है जिस वक्त आगे इनके नाम सबके सामने आ जाएंगे। मुझे एक बात तो बताएं, एक बड़ी सिंपल सी बात है, क्या कभी ऐसा हुआ है कि क्रिकेट टीम को थ्रेट कॉल मिली हो और इतला उसकी वज़ीर-ए-आज़म, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म को गई हो, वहाँ पे कॉल गई हो और कि आपकी टीम के साथ ये हो जाएगा, और उन्होंने तस्दीक भी नहीं की कि वो कॉल किसकी है? अगर उन्होंने तस्दीक की है, क्या वज़ीर-ए-आज़म वो वज़ीर-ए-आज़म है या मोहम्मद हुसैन पानो वाला था जिसको फ़ोन चला गया? भाई एक वज़ीर-ए-आज़म है एक मुल्क के, बड़े अच्छे मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, छोटा मुल्क है या बड़ा है, उनको कॉल चलेगी या उस मुल्क के किसी अहम शख्स को कॉल चलेगी, तो वो बताते हैं ना, ताकि किसी और के लिए ख़तरा पैदा ना होता। भाई ये कोई कॉल नहीं थी, कोई ऐसा मामला नहीं था। ये वही चीज़ थी जो सरफराज नवाज साहब ने भी कही, जुनैद मियां दाद साहब ने भी कही, राव साहब ने भी कही, भट्टी साहब ने भी कही कि भाई ये एक इंटरनेशनल लॉबी है जो एक प्लानिंग के तहत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चली है। चूँकि पाकिस्तान खित्ते के अंदर एक नई सूरत हाल से गुजर रहा है और पाकिस्तान की अहमियत पहले से बहुत बढ़ गई है, और पाकिस्तान जो है वो अहम तरीन रोल अदा कर अफ़गानिस्तान के अंदर। और तो कुछ कुव्वतें जिन्हें यह ख़दशा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान, रशिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये सब मिलकर एक बड़ी एक अलहदा ब्लॉक ना बन जाए और ये आइंदा आने वाले दिनों में इनकी लॉबी ना चल जाए, तो उन लोगों ने कुछ नहीं बस में आया। उन्होंने इससे ज़्यादा कुछ कोशिशें की होंगी, लेकिन कुछ ना आया तो ये किया गया। ये देखें, ये क्लियर है, ये एक ड्रामा था। अच्छा, उस ड्रामे में मैं समझता हूं कि क्रिकेट टीम का कोई कसूर नहीं है। क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी को, ये तो स्टेट लेवल तक बात पहुंच गई। क्रिकेट टीम के किसी खिलाड़ी को इल्म भी नहीं होगा। मेरी इत्तला के मुताबिक वहां पे मेरे बड़े सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर से बात हुई, कुछ लोगों से बात, उन्होंने कहा वो तो खिलाड़ी तो खुद परेशान थे कि ये कब हुई है, किसको कॉल आई है, किस तरह ये हो गया है। और ये कोई उससे पहले नहीं बात, ये बात सुबह 8 से 9 बजे के दरमियान की है, जिस वक्त ये कहा ये सारा मामला चला, तो उस वक्त छुपाया गया, इसलिए कि कोशिश की जा रही थी कि वहां पर ऊपर बात की जाए, और बात की गई। और जब उस मुल्क की तरफ से, उस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से ये कहा गया, तो इस पर बिल्कुल वाज़ेह इशारा है कि उन पर प्रेशर है या वो उस लॉबी का हिस्सा बन गए हैं। अगर वो उस लॉबी का हिस्सा बन गए हैं, और इसके बाद अगर इंग्लैंड की टीम भी उस लॉबी का हिस्सा बन जाती है, ऑस्ट्रेलिया की टीम भी उस लॉबी का हिस्सा बन जाती है, और गैर मुल्क की टीमें भी उस लॉबी का हिस्सा बन जाती हैं, तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि अब दुनिया के अंदर जो नई वार शुरू हो रही है, वो सिर्फ वार जो है वो सिर्फ ये नहीं है ब्लॉक्स की शुरू हो रही है ना, वो ब्लॉक्स की वार है, और उसमें अब क्रिकेट को निशाना बनाया जाएगा, फुटबॉल को निशाना बनाया जाएगा। और ज़हन में रखें कि अगर कोई ये समझे कि इससे पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। राव साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। 1 महीना पहले का अगर हम जायजा ले लें, 1 महीना पहले, तो गैर मुल्की सफरा, इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान, इस खित्ते के बड़े ममालिक की इंटेलिजेंस एजेंसीज के सरबराहान, वो सब इस मुल्क में आते हैं। इवैक्यूएशन के बाद पाकिस्तान को सेफ हेवन समझा जाता है। तो क्या आप समझते हैं कि अगर इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट की लॉबी ने यह फेल किया पाकिस्तान का तशख्खुस पामाल करने के लिए, तो इस फेल से गुज़श्ता 1 महीने की जो कार्रवाई है उसका इमेज किल हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान का तशख़्ख़ुस तो ख़राब नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान ने 20 साल जिस किस्म की जंग लड़ी है और जिस तरह से पाकिस्तान को दहशत गर्दी की आग से बचाया है, उसके बाद दुनिया के, जिस आप रेफर जैसे कर रहे हैं, दुनिया धड़ाधड़ आ रही है। टूरिस्ट के हवाले से देख लें, इंटरनेशनल कम्युनिटी की, वैसे जो सफारती सरगर्मियों के हवाले से देख लें, हेड ऑफ स्टेट्स आ रहे हैं और मज़ीद भी आएंगे, ऐसा कोई मसला नहीं है। क्रिकेट टीमें आ चुकी हैं, PSL का हमने जिक्र किया, इंटरनेशनल खिलाड़ी यहाँ पे कह रहे हैं, इंटरनेशनल कंपनियाँ यहाँ पे काम कर रही हैं। तो ये इस तरह से पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को कुछ नहीं कर सकते, लेकिन ज़रूर कंस्पायरेसी ज़रूर हो रही है, बहुत बड़ी कंस्पायरेसी करने की कोशिश की जा रही है मुख्तलिफ हीले हरबों से। जो पाकिस्तान चाइना का ताल्लुक है, रीजनल इंटीग्रेशन जो अब होने जा रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास के मौके पे, जो एक बहुत बड़ा इजलास था जिसमें मोदी जानबूझ के गैर हाजिर हुए, उन्होंने आना था वहाँ पे, तो वो उस इजलास को सबोटाज करने के लिए, उस इजलास का इम्पैक्ट ख़राब करने के लिए पाकिस्तान की जो पोजीशन है इस वक्त शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में, क्योंकि पाकिस्तान का जो केस है
कश्मीर के ऊपर वो SCO के प्लेटफॉर्म पे भी लड़ा जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो मुल्क बैठे हैं वो कहते हैं कि अगर आप खित्ते में अमन कायम नहीं करेंगे तो इस खित्ते की इंटीग्रेशन, इसकी इकोनॉमिक वेलबींग, ये एनर्जी कॉरिडोर जो है सेंट्रल एशियन स्टेट का अफगानिस्तान के जरिए, ये नहीं खुल सकेगा अगर इंडिया इसी हठधर्मी का शिकार रहे, हठधर्मी भी कायम रहेगा और बिलावजह तनाज़े को बढ़ाता चला जाएगा और अपने मुल्क के अंदर भी अपने मुल्क के बाहर भी जो स्पिल ओवर इफेक्ट उसका आता है फिर नेचुरली कश्मीर में जिस तरह उसने स्टेप्स लिए, तो वो यकीनन ऐसा एक मौके के ऊपर ये सारा कुछ करना, ये जो मर्जी कर ले, ये रीजनल इंटीग्रेशन भी होनी है, वक्ती तौर पे वो ज़रूर कामयाब होंगे। इंडिया को भी बहुत इसमें बगले नहीं बजानी चाहिए। इंडिया के ऊपर अगर ट्रस्ट होता अमेरिका को तो वो सरफराज नवाज साहब जिसके तरफ इशारा किया, ऑकस जो मुआहदा हुआ है ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और US का, वो बेसिकली चीन को समुंदर में कंट्रोल करने के लिए है। तो अगर वो इंडिया पे उनको भरोसा होता कि इंडिया को उनके काम आ सकता है चीन के हवाले से, तो वो इस वादे की तरफ ना जाते कभी भी। उनको पता है इंडिया किसी काम का नहीं है उनके लिए, और वो वक्ती तौर पे सिर्फ पाकिस्तान को डिच करने के लिए इंडिया को थोड़ा सा पैम्परिंग उसकी कर रहे हैं। इंडिया के साथ इंडिया पे भरोसा नहीं है तो इसीलिए अलग ब्लॉक्स बनाया गया। भट्टी साहब, आप क्या राय रखते हैं? कल तर्जुमान दफ्तर खारजा भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान ब्लॉक्स की सियासत पे यकीन नहीं रखता, हम ब्लॉक्स की सियासत पे जाना भी नहीं चाहते, हमारे बेशतर बड़े ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात हैं, चाहे उन्होंने हमें इस्तेमाल किया हो या फर्जी तौर पे हमारे साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया हो, हमने तो तहे दिल से अपनाने की कोशिश की कि दोस्ती को आगे बढ़ाया जाए। तो आने वाले दिनों में आप ब्लॉक्स की सियासत और खेल पर उसका असर क्या देखते हैं? यासी देखिए, तो बिल्कुल फैक्ट है, पाकिस्तान ने बिल्कुल इसी स्ट्रेटजी के तहत अपना रोल अदा किया, दुनिया के सामने एक जिम्मेदार मुल्क होने का सबूत देते हुए। लेकिन जहाँ तक मामला जिस इशू को हम डिस्कस कर रहे हैं, और आपके सवाल को भी आगे जाके मैं उसको कंक्लूड करूँगा, देखिए 9/11 के बाद दुनिया में जितने भी गेम्स के, वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी मैचेस हों, जब भी कोई मैच होता है तो उससे मुतल्लिक पहले से एक थ्रेट मौजूद होता है, और उसी थ्रेट के पेश नज़र हम जितने भी दुनिया भर के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर मैचेस होते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी के एक्स्ट्राऑर्डिनरी अरेंजमेंट किए जाते हैं कि मुमकिन तौर के ऊपर उन्हें किसी ने नाखुशगवार सूरत हाल के पेश आने का खदशा होता है, और उससे ज़्यादा अरेंजमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे। और आपको याद होगा जब KPL मुनक्किद हुआ, सक्सेसफुली मुनक्किद हुआ कश्मीर प्रीमियर लीग, भारत ने आलमी सतह के ऊपर किस तरह खुलकर उसने ववेला किया, उसकी मुखालफत की, प्रोपेगेंडा किया, और कुछ प्लेयर्स को ड्रॉप करने में कामयाब हुआ, लेकिन फिर भी गैर मुल्की प्लेयर्स आए और कामयाब तरीके के साथ KPL का इनेकाद हुआ। उसके बाद अब ये जो सारा कुछ होने जा रहा था, पाकिस्तान के क्रिकेट ग्राउंड्स आबाद होने जा रहे थे, इंटरनेशनल जो मैच बाकी टीम थी वो पीछे आ रही थी, तो सबकी एक बड़ी ताकतों की कोशिश थी कि पाकिस्तान को यहाँ पे रोका जाए। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के सिचुएशन के बाद जिस तरीके के साथ तेजी से पाकिस्तान ने आली सतह के ऊपर एक मुमताज़ अपना नाम हासिल किया था, उसको डैमेज करने की कोशिश की गई और वो उसके अंदर इस वक्त तक कामयाब हुए। लेकिन ये सवाल रहेगा उन ताकतों के ऊपर, उन मुल्कों के ऊपर, अगर उन्हें इसके कोई ठोस उसके सबूत पेश ना किए। अब जहां तक बात है ब्लॉक्स की, पाकिस्तान ग्राउंड रियलिटीज को मद्देनजर रखते हुए, मुल्की मफाद को मद्देनजर रखते हुए आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान उन तमाम ममालिक के साथ जिनके साथ माजी के अंदर पाकिस्तान के उनके साथ अच्छे मरासिम नहीं थे, खित्ते के अंदर पायदार अमन के लिए उनके साथ भी अच्छे मरासिम कायम करने के लिए तैयार है। लेकिन उन ताकतों को भी सोचना होगा कि उनको अपना मुनाफकाना रवैया अब तर्क करना होगा, मुनाफकाना रवैया अब तर्क करना होगा, क्योंकि इससे अपना भी मुल्क डैमेज होता है, दूसरे मुल्क का तशख्खुस भी आप पामाल करते हैं। ब्रेक पे मुझे जाना है, लेकिन राना साहब आप सरफराज साहब से सवाल करना चाहते हैं। सरफराज साहब, अब पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? क्या पाकिस्तान को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है उसमें एक मुकदमे को लेकर जाना चाहिए? पाकिस्तान को क्या करना चाहिए ताकि न्यूजीलैंड के इस मामले पे पाकिस्तान को किस हद तक जाना चाहिए और कहाँ जाकर क्या करना चाहिए? देखें, ICC में तो आप भट्टी साहब कह रहे हैं, उनका चीफ एग्जेक्टिव भी न्यूजीलैंडर है जो अभी आया है, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? वो यही कहेगा कि प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर डिस्कशन हो चुकी है, और ये सीरीज भी जो होती है इस नेशन टू नेशन मतलब बोर्ड टू बोर्ड ऑर्गेनाइज होती है, इसमें ICC का कोई तल्लक ही नहीं है। और ये जो दहशतगर्दी का मामला है इसमें ICC विल डू नथिंग। मैं ये बताना चाहता हूँ कि इंडिया में एक बॉम्बे में दहशतगर्दी हो रही थी, लेकिन इंग्लैंड की टीम वहाँ मैच खेलती रही है। अब आप देखें श्रीलंका में कितने साल दहशतगर्दी रही है, वहाँ भी अपना टेस्ट क्रिकेट दूसरी क्रिकेट होती रही है, तो इसमें तो ऐसी कोई बात थी नहीं।
और मैं ये कहूँगा कि इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने एक इकदाम किया है, उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की मेंस टीम हम नहीं आने देंगे अगर वीमेन की टीम नहीं आएगी। तो ये मेरा ख्याल है एक और इंस्टिगेट कर रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में है, हो सकता है उसको इंडिया भी कहे कि हम ही नहीं खेलेंगे, और न्यूजीलैंड भी ये हमारे ग्रुप में है और हमारे ग्रुप में अफगानिस्तान भी है। ये और भी मामले मेरा ख्याल है ये चलाने की कोशिश करेंगे, ये अफगानिस्तान की फीमेल टीम को आगे रख के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें तो अपना इंटरनेशनली आप न्यूजीलैंड से सख्त इकदाम करें कि ये उन्होंने कैसे किया है। तो इसके अलावा तो मेरा ख्याल है आईसीसी के आपके नजदीक ये क्रिकेट बोर्ड का मामला अब नहीं है, ये स्टेट लेवल का मामला है। ये हुकूमत पाकिस्तान को मुद्दा न्यूजीलैंड हुकूमत के सामने उठाना चाहिए कि क्यों किया गया। बहुत शुक्रिया सरफराज नवाज साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, इस इशू पे अपोजिशन के रद्द-ए-अमल पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाजरीन, सीरीज मनसूख होने पर पाकिस्तानी कौम मायूस हुई, पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन मायूस हुए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स मायूस हुए, बैनुल अक़वामी क्रिकेटर्स ने अफसोस का इजहार किया। लेकिन इस सब में अपोजिशन की जानिब से रद्द-ए-अमल क्या आया? अपोजिशन की जानिब से खबर का स्क्रीनशॉट ट्वीट किया जाता है और ऊपर तंजिया लिखा जाता है कि मैं सब्ज पासपोर्ट की इज्जत करवाऊंगा। अपोजिशन के रहनुमा ये कहते हैं कोई आपका फ़ोन सुनता नहीं, कोई आपको करता नहीं, कोई आपका फ़ोन सुन ले तो आपकी बात नहीं मानता। तो ये रवैया किस हद तक मुस्बत है या मनफी है और इसके असरात क्या होंगे? राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, अपोजिशन के रद्द-ए-अमल पे क्या राय रखते हैं? या सर, मुझे तो समझ नहीं आती, क्या ये मामला पाकिस्तान का मामला नहीं था? क्या यह मामला पूरी कौम का मामला नहीं था? क्या इस मामले में इमरान खान साहब की बात नहीं है? इस मामले पे रमीज़ राजा की बात नहीं है? इस मामले पे मैं नहीं समझता किसी और की बात। ये पाकिस्तान का मामला था, ये क्रिकेट टीम का नहीं था, ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही थी। और अगर उस साजिश में हमारे ही मुल्क के कुछ लोग अपना हिस्सा डालना शुरू कर दें, हंसी मजाक शुरू कर दें, अपने ही मुल्क के लोग जो है, अपनी ही अपोजिशन, अपनी ही बड़ी सियासी जमातों के रहनुमा ट्वीट करना शुरू कर दें और ये तासर देना शुरू कर दें कि वाकई पाकिस्तान की अहमियत कोई नहीं, वाकई सबज पासपोर्ट की कोई इज्जत नहीं, वाकई पाकिस्तान के अंदर जो कुछ गैर मुल्की कह रहे वो ठीक है, तो फिर आप बताएं दुश्मनों को, हासदीन जो है उनको तो इसमें बड़ी खुशी होगी। और ये जो ट्वीट है, आपको पता है इस ट्वीट पर ज़रा गौर करें क्या क्या हुआ है। इस ट्वीट के नीचे लोगों ने कैसा लान तान किया है, इस ट्वीट पे लोगों ने आगे से क्या जवाब दिया है। भाई बात यह है कि ये पाकिस्तान का मसला था। आप सियासत करते महंगाई पे, आप सियासत करते इमरान खान की गलत पॉलिसियों पे, आप सियासत करते किसी और मामले पे। ये पाकिस्तान का मामला था, इस पर सारी अपोजिशन को यकजमान हो जाना चाहिए था, सबको एक बात करनी चाहिए थी और पूरी दुनिया को यह पैगाम देना चाहिए था कि जब पाकिस्तान की इज्जत का मामला आएगा, जब पाकिस्तान की अना का मामला आएगा, तो पाकिस्तानी सियासत एक तरफ, सब एक जगह खड़े होंगे, सब यक ज़बान होकर बोलेंगे। भारत के अंदर आप देख लें, जब भारत के अंदर कोई ऐसा मामला होता है तो वो कांग्रेस जो उनकी बदतरीन मुखालफ है वो उस वक्त स्टैंड ले जाती है। दुनिया के दीगर ममालिक में देख लें, लेकिन बदकिस्मती है हमारे पाकिस्तान में कि यहाँ पर इस चीज़ पर भी बाकायदा सियासत की गई, ट्वीट की गई। खाली मरियम साहिबा ने नहीं, राना सनाउल्लाह साहब ने भी बड़ी बातें की और बाकी और जगह से भी बड़ी बातें आई। तो अफसोस होता है भैया सर, ये मामला था पाकिस्तान का और पाकिस्तान है, पाकिस्तान की इज्जत है, पाकिस्तान का एहतराम है तो आप सब हैं। अगर पाकिस्तान की इज्जत एहतराम नहीं तो आपकी वैल्यू भी नहीं है, आपकी भी कोई कदर नहीं है। आप सबस हलाली परचम, सबस पासपोर्ट, इसकी इज्जत के लिए कोशिश करें ना, क्यों नहीं इसके लिए कोशिश करते? और ये मजाक बना, मैं समझता हूँ कि अपोजिशन को इस मामले पर तनकीद की बजाय इस मामले पर हुकूमत का साथ देना चाहिए था। चले हुकूमत का ना साथ देते, लेकिन कुछ खामोशी इख्तियार कर लेते, ऐसा ट्वीट कर लेते कि जिससे बाहर ये मैसेज जाता कि पूरी कौम इस पर एक है। लेकिन बदकिस्मती यासर ऐसा नहीं हुआ और अफसोस की बात है। अब सोचें ना जरा, ट्वीट को सामने रखें, क्या ये वक्त था ये ट्वीट करने का? क्या ये वक्त था ऐसा करने का? पूरी कौम, आज पाकिस्तान के एक एक बच्चा कह रहा है कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है, हमारे साथ ये ज्यादती हुई है, एक साजिश हुई है। अब सरफराज नवाज साहब बरतानिया में बैठ के ये बात कर रही है, जुवैद मियाँदाद साहब यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं और हमारे सियासतदान जो है उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उस पर तंज कर रहे हैं।
ये सारा कुछ चल रहा है। राव साहब, आप अपोजिशन के इस रद्द अमल पे क्या कहेंगे कि जब आप हुकूमत का भी साथ ना दे रहे हों और इस तरह के बयानात भी दे रहे हो जो हुकूमत को नुकसान कम, आपकी पाकिस्तानियत को नुकसान ज्यादा पहुंचा रहे हो? देखिए, इसमें हुकूमत के साथ की तो कोई बात ही नहीं है। ये हुकूमत का थोड़ा मामला है, ये तो पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तानियत का मामला है। और दूसरा, उसमें पासपोर्ट का क्या जिक्र, कोई पाकिस्तानी टीम बाहर गई थी तो उसको उन्होंने निकाल दिया है, उस पर पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट का क्या। आप देखें, मरियम को जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली होती या लिख के किसी ने नहीं दिया होता, वो ऑफ द कफ जो ट्वीट करती है वो हमेशा इसी किस्म के बायस शर्मिंदगी किस्म के होते हैं, जिसके बाद उनको खासी उस पर कह ले के शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है, लोगों का रिएक्शन जिस किस्म का आता है। और ऊपर से हमारा मिजाज एक ऐसा बन गया सियासी जमातों का तमाम का बिला तफरीक कि अगर उनका लीडर जो है ना वो कोई चीज़ कह दे तो उन्होंने गोबर को गोल्ड साबित ही करना है, भले वो बाद में खुद ही लीडर मान ले कि हाँ मैंने गलत बात की थी। तो ये एक मिजाज बन चुका है। दूसरी चीज़ इसमें बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी के हवाले से जो खदशात को एक उभारने की कोशिश की गई है दोबारा से, एक पुरअमन मुल्क जो हो चुका है जिसको दुनिया मान रही है, जिस तरह से हमने पहले भी जिक्र किया, लोग आ रहे हैं, धड़ाधड़ आ रहे हैं, तो उसको ये साबित करना कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। तो उस इशू के ऊपर जब आप इस किस्म की सियासत करने की कोशिश करेंगे या इस किस्म की हरकत करने की कोशिश करेंगे तो आप पाकिस्तान को लेट डाउन कर रहे हैं। इमरान खान का तो कोई उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे ज़ाती तौर पे, लेकिन यकीनन मुल्क को फ़र्क पड़ेगा। जब मुल्क को फ़र्क पड़ता है तो फिर सबको फ़र्क पड़ता है, उसमें चाहे मुस्लिम लीग हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई भी जमात हो, अक़लियत हो, अक्सरियत हो, सबको फ़र्क पड़ता है उससे फिर। तो इसलिए कम अज़ कम मरियम ने आगे चल के वो वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिशमंद है, उनको उस तरह से बिहेव भी करना चाहिए, उनको अकल भी होनी चाहिए कि किस तरह से चीज़ों को लेके चलना है। अगर किसी चीज़ पे रिएक्ट करना है तो कौन सी चीज़ है जिस पे रिएक्ट करना है। उनको तो ये समझ नहीं लगती कि जब आप इदारों पे हमला करते हैं तो उसका क्या मकसद होता है। आप समझते हैं कि ये कोई SCCP है जिसका सरबराह आपने अपनी मर्ज़ी का लगा लेना और कर लेना। फ़ौज के इदारे पे हमला करते हैं, आपको इतनी अकल नहीं है कि वो एक पूरी फैमिली है जो 35 साल लोग इकट्ठे रहते हैं। आप समझते हैं कि उसके ऊपर जो बैठा होगा उसको आप कुछ कहेंगे तो नीचे वाले कहेंगे अच्छा जी SCCP के जफर हिजाजी साहब है, इसको कुछ हो गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इस तरह से नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि आपने कब रिएक्ट करना है, कितना रिएक्ट करना है और किस तरीके से करना है, अल्फाज का चुनाव क्या रखना है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब अगली खबर की जानिब। सुहेल इकबाल भट्टी साहब की स्टोरी है कि आलमी मार्केट की आड़ में सरिया समेत स्टील मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा होने जा रहा है। आलमी मार्केट में लोहे की कीमत में 50% कमी वाक़ई हुई है, उसकी बनिस्बत पाकिस्तान के अंदर रेट्स क्या हैं? भट्टी साहब क्या कहेंगे, स्टोरी है क्या और पाकिस्तान के साथ हाथ क्या होने वाला है? जैसे देखिए, पाकिस्तान में बहुत से मसाइल है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान मुतअद्दिद बार कह चुके हैं कि एक एलीट कैप्चर है और माफिया उसमें हुकूमती इदारों को भी कमज़ोर करते हुए अवाम के लिए मुश्किलात पैदा कर रहा है। उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि प्राइम मिनिस्टर का एक विजन था जो तमीराती सनत के अंदर एक इनकलाब आया, पाकिस्तान के अंदर रोजगार के मौके पैदा हुए और बहुत सी अलाइड जो सनतें थी 30 से 35 वो भी चलना शुरू हुई। लेकिन एक सिर्फ मखसूस शोबे की तरफ से उस सारी एक्टिविटीज़ को, सारे विजन को सबूताज करने की मुबैना तौर पर कोशिश की जा रही है बदकिस्मती के साथ। गुज़श्ता कुछ माह के दौरान आलमी मार्केट में आयरन ओर की कीमत में इजाफा हुआ। चीन बहुत एग्रेसिवली बाइंग कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसकी कीमत में पिछले 1 से 1.5 माह के दौरान 50% कमी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर वही प्रैक्टिस जारी है और सरिये की कीमत इस वक्त 1,70,000 टन से 1,75,000 टन के दरमियान इस वक्त चल रही है, जो कि जिसके अंदर गैर मुनसिफाना तौर के ऊपर 35 से 40,000 रुपये फी टन मुनाफा कमाया जा रहा है। 5 से 6 बड़ी कंपनियां हैं जो इस पूरे सेक्टर को पाकिस्तान के अंदर वो मैनिपुलेट कर रही हैं। मुसाफती कमीशनर पाकिस्तान का रोल है, बदकिस्मती के साथ वो खामोश दिखाई दे रहे हैं कि जब तक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को नोटिस नहीं लेते उस वक्त वो अपना किरदार अदा करने को तैयार नहीं है। हमने पूरी मार्केट के लोगों से बात की कि रीज़न क्या है। रीज़न वन एंड ओनली है जो आलमी मार्केट का और डॉलर की कदर में इजाफे को बुनियाद बनाया गया, उसके बावजूद जो 4 फैक्टर हैं जिसके अंदर स्क्रैप रेट है, ड्यूटीज हैं, ट्रांसपोर्टेशन है और मैन्युफैक्चरिंग है, इस सबको ऐड करें तो 1,40,000 टन 60 ग्रेड के सरिये की कीमत इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए और जो 40 ग्रेड का सरिया है उसकी कीमत 1,20,000 से 25,000 फी टन के दरमियान होनी चाहिए। बहुत ज्यादा डिफरेंस है, जिसका अल्टीमेटली बोझ जितने तमीराती मंसूबे जारी हैं इसका अल्टीमेटली बोझ एंड कंज्यूमर जो कि आम आवाम पर पड़ना है।
हमने पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से और दीगर लोगों से बात करने की कोशिश की, उन सब का यही कहना था कि ये प्राइस का मामला है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, ओवर प्रॉफिटिंग की जा रही है। मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को नोटिस लेके मुसाफती कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये हदायत करनी चाहिए कि वो 4-5 बड़े प्लेयर जो यहां पर आवाम के ऊपर इजाफी बोझ डाल रहे हैं, जिससे पूरी सनत मुतासिर हो रही है, वो इसका नोटिस लें। उसके बाद एक दूसरा बड़ा संगीन मामला है, फाटा के अंदर हुकूमत ने मराद को एक्सटेंड किया, गर्चे के फाटा मर्ज हो चुका है केपीके के साथ, जहां पर पहले मुख्तलिफ अशिया की तैयारी के लिए मकामी लोगों के इस्तेमाल के लिए सेल टैक्स, इनकम टैक्स की इस्तिस्ना था। वफाकी हुकूमत ने इन स्टील मिल्स के लिए जो फाटक एरियाज में लगी हुई हैं, फेडरल एक्साइज ड्यूटी भी रवा माली साल के दौरान उसमें एग्जाम्पशन दे दी, वहां पर भी बहुत ज्यादा उसका मिसमैनेज हो रही है, टैक्स की छूट वहां पर कागजों में इंपोर्ट हो रही है धड़ाधड़, और उसके बाद जो पाकिस्तान के अंदर लीगलाइज फाटा के अलावा दीगर इलाकों में जो इंडस्ट्री लगी हुई है, जो जिसके ऊपर दीगर टैक्सेस भी आए हैं, उनके लिए काम करना इंतहाई मुश्किल नामुमकिन हो चुका है। उस मामले को भी रिविजिट करने की जरूरत है, चूंकि वो भी इस पूरे सेक्टर को बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। अगर इस सूरत हाल पर काबू ना पाया गया तो ये जो पूरा शोबा इस वक्त एक्टिविटी हुई, जो एक्टिविटी का बूम आया, वो उससे बुरी तरह मुतासिर होगा। और अगेन जिसकी वजह से हम अहम सवाल ये है कि आप ये देखिए कि पिछले 2 सालों के अंदर सबसे ज्यादा तवज्जो हुकूमत ने जो दी वो एक कंस्ट्रक्शन के शोबे को दी और एक टेक्सटाइल के शोबे को दी, तो फिर ये लापरवाही किस तरह हो गई? देखिए ये बड़ा अलमिया है, जो मुतलका सरकारी इदारे थे उनको बर वक्त इस मामले का नोटिस लेना चाहिए, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर देखना चाहिए था क्या ट्रेंड है और कब उसका पाकिस्तान के अंदर भी इंपैक्ट आना चाहिए। 5 बड़े प्लेयर हैं जिनके पास जदीद प्लांट लगे हुए हैं, जो एनर्जी सेवर प्लांट्स हैं, जिनके ऊपर सरिये की तैयारी की कॉस्ट बहुत कम है, वो सबसे ज्यादा प्राइस चार्ज कर रहे हैं, जबकि वो छोटी फैक्ट्रियां जिनके पास एफिशिएंट प्लांट नहीं है उनकी कीमत कम है। तो मेरे ख्याल में रेलेवेंट इदारों को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए, इदारों को इस पे नोटिस लेना चाहिए। हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि जब आप एक तरफ $75 फी बैरल पेट्रोल की आलमी मंडी में कीमत हो चुकी है, उसी के तनासुब से बेचना पड़ेगा, तो फिर लोहे की भी आलमी मंडी में कीमत आप देख लीजिए। बहुत शुक्रिया सुहेल इकबाल भट्टी साहब, राव खालिद साहब और राना मोहम्मद अजीम साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, द लास्ट आवर से मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह के बाद।